क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैन वी स्टार्ट? बढ़िया, चलिए। कल हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट क्या वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, राइट? अरे कहाँ गया, क्या दबा दिया मैंने? कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। अरे बाबा, हाँ, ओके, बढ़िया। एक मिनट। यस, कल हमने डिस्कशन कर लिया था अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एंगल्स। ठीक है, उस डिस्कशन से हमें कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पता चला था। ये होगा हमारा ऑप्टिक्स का 9वां लेक्चर। लास्ट वाले डिस्कशन से जो पहला फॉर्मूला हमें देखने को मिला था वो था एंगल ए जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला ये था कि एंगल आई प्लस एंगल ई ए प्लस डेल्टा के बराबर होता है। तो कल के लेक्चर में हमने इतना चीज सीखा था। इसमें किसी को डाउट है क्या? Anybody is having a doubt in this? All are okay with this? कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी इसमें? सबको समझ में आया था? पिछला लेक्चर क्लियर है? ऑल क्लियर? वरदान वरदान का कहना है कि उनके कॉलेज में 2 चैप्टर्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ठीक है, दे आर टीचिंग 2 चैप्टर्स साइमल्टेनियसली। प्लस आई थिंक वरदान इज सेइंग कि वेक्टर चैप्टर तो टोटल हटा ही दिया है। उन्होंने कहा कि वेक्टर चैप्टर आएगा ही नहीं। ठीक है, वरदान, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि आपके स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। मैं इस बात पे कमेंट करना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग स्लो नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों लोग को ऐसा लगता है कि उड़ान बैच ना बहुत ही ज्यादा स्लो है, बहुत आराम आराम से जाते हैं। आपके लिए वो स्लो है, पर हमें पता है कि हम एकदम करेक्ट स्पीड पे जा रहे हैं। ना तो हम पोर्शन भगाते हैं, ना ही हम पोर्शन स्लो लेके जाते हैं। हम एक लेक्चर में ऐसा नहीं करते कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक लेक्चर में स्पेसिफिक टारगेट होता है, इतना पढ़ाना है, काम खत्म। जितना बच्चे के दिमाग में घुस सकता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा पढ़ा के मतलब ही नहीं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, इट्स टोटली नॉट अ कमेंटिंग थिंग। उसमें हम कमेंट करके कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। वी आर नॉट एट ऑल गोइंग स्लो, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू सच अ सिचुएशन जिसमें आप पर लेक्चर पर डे पढ़ के खत्म कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर दी, जो लेक्चर होता है उसी दिन पढ़ के निपटा लिया, तो आपका धन्य हो जाएगा। और 11th में अगर आप देखेंगे तो करेंटली अराउंड 53 to 54 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग।
because rest of the students they are taking 11th so lightly, they are taking 11th so lightly कि उनको 12th में पता चलेगा कि भाई 11th ना पढ़ने का नुकसान क्या होता है। तो जितने भी लोग रेगुलरली आ रहे हैं, कल भी मैंने देखा 52 53 टू 54 बच्चे कल भी थे, आज भी उतने ही बच्चे हैं। रेस्ट ऑफ द लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, डोंट थिंक, डोंट एवर केयर अबाउट दैट। प्लीज रिमेंबर, अगर हमारा 11th स्ट्रांग है तो ही हमारा 12th स्ट्रांग होगा, और उसी के हिसाब से ही आपका एंट्रेंस भी स्ट्रांग होगा। बस इतनी बात आपके दिमाग में रखें। कॉलेज में जो चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है, जो भी चीजें हो टेंशन मत लीजिए। चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड द डिस्कशन फ्रॉम द डिविएशन कर्व। हमने हमारा डिस्कशन डिविएशन कर्व से स्टार्ट किया था। अगर मैं आपको पूछूं कि डिविएशन कर्व क्यों बनाया जाता है या किसके बीच में बनाया जाता है, तो सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है। डिविएशन कर्व एंगल ऑफ deviation versus angle of इंसिडेंस के बीच में बनाया जाता है। ये चीज ग्राफिकल फॉर्म में आपको यहां पे नजर आ रही होगी, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस तरह का ग्राफ बनता है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाया था। इस ग्राफ की खासियत यह थी कि इनिशियली अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है, बट डिविएशन एंगल बहुत ही ज्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, डिविएशन एंगल घटता जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है जहां पे आपका एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम हो जाता है, इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप और इंक्रीज करोगे तो आपका डिविएशन एंगल और बढ़ते जाता है। तो बात यह समझनी है कि हमें पूरे के पूरे ग्राफ में सिर्फ इस मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाली जगह पे इंटरेस्ट दिखाना है। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन जब भी आता है तो निम्नलिखित पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। उसमें से सबसे पहला पॉइंट, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको हम डेल्टा एम लिखते हैं, ये जब भी आता है तो सबसे पहले आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस बराबर हो जाता है। पिछले लेक्चर में हमने इस बात पे चर्चा की कि अगर ग्राफ डिविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में बन रहा है तो सडनली एमर्जेंस एंगल कहां से आ गया, सडनली R1 कहां से आ गया, सडनली R2 कहां से आ गया। इस बारे में हमने चर्चा की कि ग्राफ भले ही डेल्टा और आई के बीच में बन रहा हो, बाकी एंगल्स भी तो बन रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों बराबर हो जाता है। दूसरी बात, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले वाला और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा वाला दोनों भी बराबर हो जाते हैं मिनिमम डिविएशन वाले केस पे। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? लीना, आपका कुछ तो इश्यू रहेगा, प्लीज चेक कीजिए।
the refracted ray is parallel to the base of prism. मैं क्यों ये आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी प्रिज्म का डायग्राम आपके सामने रख दिया जाता है और आपको डायग्राम देख के भी ये गेस करना पड़ता है कि क्या ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन देगा, क्या ये प्रिज्म का डायग्राम मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन देगा। ये पता कैसे लगा सकते हो, अगर आपकी रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल निकले तो समझ जाना कि ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का केस है, और समझ जाना कि पहले वाला और दूसरा वाला कंडीशन लगाने का वक्त आ गया। पर यार एक डायग्रामेटिकली अगर शो कर दिया जाए तो बेटर हो जाएगा, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी तो आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए ये आपका प्रिज्म है, सपोज कीजिए यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से, ये आपकी रे ऑफ लाइट यहां से आके हिट किया, ठीक है, और फिर वो रे ऑफ लाइट ऐसे गई और फिर वो रे ऑफ लाइट ऐसे गई। नॉर्मल बना लीजिए, ये हो गया एक नॉर्मल, और एक नॉर्मल बना लीजिए, ये हो गया दूसरा नॉर्मल, ठीक है। एक्सपेक्टेड पाथ बना लीजिए, थोड़ा लाइटर शेड में मैं एक्सपेक्टेड पाथ आप लोग के लिए बना देता हूं। इसी वेव को, इसी लाइन को थोड़ा और आगे हम एक्सटेंड कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये हमारा एक्सपेक्टेड पाथ बन गया। अब थोड़ा वेव्स को एरो मार्क के फॉर्म में डिनोट कर दीजिए। इस तरह से आपकी इंसिडेंट रे आई, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे गई, और ये आपकी एमर्जेंट रे बाहर की तरफ निकली, बराबर। अब जरा एंगल वगैरह मार्क कर लेते हैं। ये जो एंगल आप यहां देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल आप यहां देख रहे हैं R1, ये जो एंगल आप यहां देख रहे हैं R2, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है एंगल ऑफ एमर्जेंस। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारा मास्टर स्ट्रोक क्या होता है, हम इस एमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, एक जगह पे टच करवाते हैं, और वो जहां पे टच होता है यहां पे, तो ये जो एंगल आपको मिलता है, दिस एंगल इज डेल्टा। यस यस, ये प्रिज्म का डायग्राम आपको बिना देखे आना चाहिए, इसलिए तो समझिए मैं कितनी बार ये डायग्राम आप लोग के सामने बना रहा हूं। आई एम मेकिंग दिस डायग्राम सो मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इस डायग्राम को याद रखें। इस प्रिज्म के डायग्राम की खासियत जरा देख के बताइए, इस प्रिज्म के डायग्राम की खासियत क्या है। इस प्रिज्म के डायग्राम की खासियत यह है कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। चेक कर लीजिए, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है पता है ना। लीना, कोई लीना को बोलो, शी इज बार बार टेलिंग आवाज नहीं आ रही है। तो आप कैसे बोलोगे, मैं ही बोलता हूँ। आ रही है, अच्छा मैंने मानस को भेज दिया क्या, नहीं, अच्छा हाँ, आ रही है आपका प्रॉब्लम है।
सर हम उनका नेमिंग भी चेंज कर सकते हैं, कुछ जो करना है वो करो, नेमिंग वेमिंग चेंज करो। ये नेमिंग चेंज कर सकते हैं, ये सवाल 50 बार हो गया, सूरज माने तक 50 बार ये सवाल पूछ चुके हैं। ठीक है, हर प्रिज्म में रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस को पैरेलल होगा क्या? नहीं नहीं सूरज माने नहीं, वही मैं तब से कह रहा हूं, अगर आपकी रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस को पैरेलल हुई तो समझ जाना कि मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगा। तब से मैं वही गाना गा रहा हूं। क्या बोल रहा मैंने? जरूरी नहीं है कि हर प्रिज्म का डायग्राम में आपको आपका रिफ्रैक्टेड रे आपके प्रिज्म के बेस को पैरेलल मिलेगा, जरूरी नहीं है। पर अगर पैरेलल मिला, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपका रिफ्रैक्टेड रे आपके प्रिज्म के बेस को पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि नाउ रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। दिस इंप्लाइज जो आपको डेल्टा मिला है वो मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है। दिस इंप्लाइज कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम है। दिस इंप्लाइज कि आपका R1 और R2 भी सेम है। किसी को बात समझी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? फटाफट रिप्लाई आना चाहिए, फटाफट रिप्लाई आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? डन, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाले कंडीशन को हम यूज करेंगे और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला निकालेंगे। मैं लिख देता हूं हम क्या करेंगे। वी विल यूज द delta m condition, we will use the delta m condition and we will find the refractive index of the prism। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होगा ना, जिसको हम n से डिनोट करेंगे। कौन सी कंडीशन के लिए? कौन सी कंडीशन के लिए? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डिविएशन वाली कंडीशन को कंसीडर करते हुए, ऐसा मानते हुए, ऐसा अज्यूम करिए कि आपका प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन यानी कि डेल्टा m वाला केस शो कर रहा है। ऐसा अज्यूम करिए कि आपका प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाला केस अभी शो कर रहा है एंड इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड कीजिए। ये था उसका हिंदी अनुवाद। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो दिमाग लगाइए। अगर ये किस्सा
इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर डेल्टा डेल्टा एम के बराबर है तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो है कि पक्का एंगल आई और एंगल ई बराबर हो गया होगा, और दूसरा R1 और R2 भी बराबर हो गया होगा, जिसको हम R लिख सकते हैं कि अगर R1 R2 के बराबर है तो R1 R2 क्यों लिखना, सिर्फ R लिख सकते हैं। ये दो कंडीशंस लग गई होंगी। तो अगर हम कल के फॉर्मूला उठा के लाए, कल के कौन से फॉर्मूले, जो हमने कल के दो ताजा ताजा फॉर्मूले निकाले थे, A बराबर R1 प्लस R2, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला निकाल के लाऊं तो इस वाले फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं A बराबर R प्लस R, यानी कि A बराबर 2R। कल हमने एक और फॉर्मूला निकाला था, उसको भी उठा के लाओ। कल का हमारा फॉर्मूला था एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ये हमने कल निकाला था फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं आज, आई प्लस ई की जगह पे वापस आई लिख दो, क्योंकि ई और आई तो बराबर है, बराबर ए प्लस डेल्टा नहीं डेल्टा एम। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आएगा 2i बराबर ए प्लस डेल्टा एम, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। क्यों ना इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ठीक ठाक करें, आर बराबर ए बाय 2। याद रखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ आपने बचपन में सुना होगा, और जब भी आप स्नेल्स लॉ लिखते हैं, कभी आपने स्नेल्स लॉ लिखा है, स्नेल्स लॉ n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है आपका स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लिखते समय हमें एंगल आई और एंगल आर की जरूरत है, तो एंगल आई और एंगल आर हमने कैसे निकाला, हमने ऐसे निकाला। पर याद रखिए जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालेंगे तो डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन के लिए ही निकालेंगे, और डेल्टा मिनिमम वाली कंडीशन में पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन कल निकाले वाले फॉर्मूले में पुट करो, R1 R है, R2 R है, 2R हो गया, यहां से R निकल गया। और कल वाला फॉर्मूला क्या था, I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ई की जगह पे I लिखा, डेल्टा की जगह पे डेल्टा एम लिखा, I प्लस आई 2i, यहां से I बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। आपके पास I है, आपके पास R है, डायरेक्टली हम यहां पे अब पुट करेंगे और हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा तैयार, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए। आप ऊपर चेक कर सकते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आई और आर को पुट किया, आर ए बाय 2 था और आई था ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। आपका फाइनल फॉर्मूला हाजिर। हा या ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, सिंपल एंड स्वीट। चेक कीजिए, बताइए। चेक कीजिए और बताइए। अनुराग सिंह, ई की जगह पे मैंने आई लिख दिया,
E की जगह पे मैंने I लिख दिया, क्योंकि I बराबर E है तो E की जगह पे I लिख सकते हैं। चेक कर ली, बराबर। पूछिए पूछिए, किसी को डाउट है, कुछ है, जल्दी। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? ऑल क्लियर? फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला चेक कर लीजिए एक बार। नो डाउट्स? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लास, फटाफट आपका दिमाग थोड़ा शार्प करिए। दिमाग में बार बार आपको ये निम्नलिखित फॉर्मूलेज आपके दिमाग में बार बार आपको रिपीट करने हैं। ए बराबर R1 प्लस R2 होता है। I प्लस E करेंगे तो A प्लस डेल्टा मिलता है। अगर डेल्टा M वाला कंडीशन होगा तो A बराबर 2R हो जाएगा और 2I बराबर A प्लस डेल्टा हो जाएगा, बराबर। अमन क्या पूछ रहे हैं? R1 प्लस R1? अरे बाबा, अगर x बराबर y है तो x और y दो अलग अलग वेरिएबल बोलने से अच्छा इसको आप एक नया वेरिएबल दे दो ना, z बोल दो। तो आप बोल रहे हो कि R1 बराबर R2 है तो इसको हम R बोल रहे हैं, क्यों R1 लिखना, क्यों R2 लिखना? समझे? ठीक है। किसी ने पूछा नीचे किधर का 2 2 कैंसिल नहीं होगा? अभिषेक रोकड़े, कहां का 2 2 कैंसिल नहीं होगा? फॉर्मूले के अंदर की बात कर रहे हैं क्या आप? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस 2 एंड दिस 2? बेटा वो एंगल के अंदर है, साइन के एंगल के अंदर है, वो बाहर नहीं है। आ रहा है समझ में अभिषेक? तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। एनी मोर डाउट्स यू वांट टू आस्क इन दिस? ऑल क्लियर? ऊपर से एक बार चेक कर लीजिए कि आज हमने क्या बात की। आज हमने सबसे पहले क्या फॉर्मूला निकाला? क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। अगला, अगला बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हम कंसिडर कर रहे हैं थिन प्रिज्म। क्या कंडीशन कर रहे हैं? थिन प्रिज्म। नाउ we will consider a thin prism, ठीक है, and we will find the formula for angle of deviation for a thin prism। थिन प्रिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका एंगल A
लेस देन 10 डिग्री होता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इसके पहले हमने जो भी फॉर्मूला पढ़े वो सारे के सारे फॉर्मूला फिर किसके लिए पढ़े? वो सारे के सारे फॉर्मूले हमने पढ़े फॉर अ थिक प्रिज्म। देख रहा है ये जो प्रिज्म है कैसा प्रिज्म है क्लास? थिक प्रिज्म है। तो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपने जितने भी फॉर्मूला पढ़े, भले ही वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म का पढ़ा हो, भले ही ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, भले ही आपने A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, ठीक है, ये पढ़ा हो, ये सब थिक प्रिज्म के लिए है। पर ये फॉर्मूलेस थिन प्रिज्म पे भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले थिन प्रिज्म पे नहीं लग सकते, पर हमने इन फॉर्मूले को जब पढ़ा तब हमने थिक प्रिज्म को लेके पढ़ा, ठीक है। परंतु अब हम स्पेशली हम थिन प्रिज्म को कंसीडर कर रहे हैं और हमारा सिर्फ एक ही एम है, हमें थिन प्रिज्म के लिए हमें क्या पता करना है क्लास? हमें पता करना है एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। बच्चा कंफ्यूज कहां होता है? बच्चा सोचता है इसके पहले तुम जो डेल्टा एम कर रहे थे वो क्या था फिर? अरे बाबा, डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन था किसी भी प्रिज्म के लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, फर्क है, ठीक है। और अभी आप क्या कंसीडर कर रहे हो? प्रिज्म ही बहुत पतला है, आपने ऐसा प्रिज्म उठा के लाया जिसका एंगल ए 10 डिग्री से कम है, तो ऐसे वाले प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का क्या फॉर्मूला होगा, हमें वो निकालना है। अगर हम हमारी प्रीवियस नॉलेज से एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन में यहां से भी तो लिख सकता हूं, एंगल ऑफ डिविएशन इज I प्लस E माइनस A, बराबर लिख सकता हूं। पर यार ये फॉर्मूला सारे प्रिज्म्स पे लग सकता है, पर मुझे सारे प्रिज्म के लिए, मेरे को स्पेसिफिकली ऐसे प्रिज्म के लिए ढूंढना है जो थिन हो। बोलिए बात समझ में आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं? सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तब यूज होगा ना जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म होगा। कौन सा फॉर्मूला अनुराग सिंह? कौन सा फॉर्मूला? अगर आप ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, ये भी फॉर्मूला गलत बोल रहे हैं। हमने ये दोनों फॉर्मूले निकालते वक्त क्या हमने मिनिमम डिविएशन एंगल की बात की? ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज यूनिवर्सल फॉर्मूलेज हैं, किसी भी प्रिज्म पे कोई भी कंडीशन के लिए लगा सकते हो, यूनिवर्सल फॉर्मूलेज है क्लास ये दोनों। आ रही है आपको बात समझ में? परंतु अगर ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ डेल्टा एम के टाइम लगाया जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ डेल्टा एम के टाइम लगाया जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला देखोगे इसमें खुद में डेल्टा एम है, सिर्फ डेल्टा एम के टाइम लगा जा सकता है। इसलिए मैंने यहां पे हिंदी अनुवाद लिख के दिया, घर पे जब ये शीट आती है तो ये हिंदी अनुवाद पढ़ा करो। क्या लिखा है हिंदी अनुवाद ग्रीन कलर में? ऐसा अज्यूम करिए कि आपका प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाला केस शो कर रहा है एंड इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड कीजिए। तो इसके नीचे आने वाले सारे के सारे फॉर्मूले इस कंडीशन के बेसिस पे लिखे गए हैं, तो इसलिए हमने ये यूनिवर्सल फॉर्मूला मॉडिफाई करके इस कंडीशन में लेके आए, पुट किया। देखो इस यूनिवर्सल फॉर्मूले को इस कंडीशन में पुट किया। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? हम थिन प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक थिन प्रिज्म के बारे में। इट इज क्लियर एवरीबॉडी? स्टार्ट करूं मैं? कैन आई स्टार्ट विथ थिन प्रिज्म? थिन प्रिज्म मतलब एंगल ए 10 डिग्री से कम होना चाहिए। कैन आई स्टार्ट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सबसे पहली बात, थिन प्रिज्म जब भी आता है, जब भी आपके पास एक थिन प्रिज्म आता है तो क्या क्या चीज करनी चाहिए, मैं उसके बारे में एक वर्णन आपके सामने पेश कर देता हूं।
ठीक है। When we study about thin prism, then remember that angle I and angle E angle I, angle R1, angle R2 and angle E will be very very small. कब जब आप थिन प्रिज्म का केस पढ़ रहे हो, तब एक बात दिमाग में रखें कि ये सारे के सारे एंगल बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे, क्योंकि प्रिज्म इतना छोटा है तो ये सारे के सारे एंगल्स भी छोटे बनेंगे. सो वी कैन डू अ approximation. And what is that approximation? Approximation ये है कि अगर कहीं पे भी साइन आई लिखा हुआ है तो आप इसको सिर्फ आई लिख सकते हैं. अगर कहीं पे भी साइन R1 लिखा हुआ है तो आप सिर्फ उसको R1 लिख सकते हैं. साइन R2 लिखा हुआ है तो सिर्फ R2, और अगर साइन E लिखा हुआ है तो सिर्फ E. ये अप्रोक्सीमेशन करने की पावर आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आपके ये एंगल सारे के सारे बहुत छोटे हैं. और आपके एंगल क्यों छोटे हैं? क्योंकि आपका खुद का प्रिज्म बहुत छोटा है. तो सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में फिट कर लीजिए. नहीं, एंगल्स रेडियन में नहीं है, एंगल डिग्रीज में है. एंगल्स आर नॉट इन रेडियंस, एंगल्स आर इन डिग्रीज. क्या आपको समझ में आया? किसी का डाउट है सर एंगल ऑफ डिविएशन? एंगल ऑफ डिविएशन भी छोटा होगा. यहां पे लगे तो आप डेल्टा भी लिख लो, डेल्टा भी छोटा होगा. बट मैंने डेल्टा के बारे में क्यों नहीं बोला? Why didn't I say anything about डेल्टा? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना कि डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल तो डायरेक्टली बच्चा क्या सोचता है, सर डेल्टा अगर स्मॉल हुआ मतलब डेल्टा एम हो जाएगा क्या? फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. इसलिए मैंने डेल्टा के बारे में कोई बात नहीं किया. फिलहाल आप डेल्टा को रखो साइड में, हमें डेल्टा खुद फाइंड करना है. पढ़ो क्या लिखा है मैंने यहां पे. नाउ वी विल कंसीडर थिन प्रिज्म एंड वी विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म. इसलिए मैं डेल्टा फाइंड करना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं किया. मैंने बात किया एंगल आई, एंगल R1, एंगल R2, एंगल E. ये चारों एंगल बहुत ही छोटे होंगे, डेल्टा भी बहुत छोटा होगा. बट प्लीज डोंट कंसीडर कि यहां पे डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होगा. ये कंडीशन हम यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि प्रिज्म का छोटा होना इन चारों एंगल्स को छोटा बना देता है. तो अगर इन चारों एंगल्स का साइन आई लिखोगे तो सिर्फ एंगल लिखा तो भी चलेगा. कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? और क्या किसी के दिमाग में कोई डाउट है? पूछ सकते हैं, कम ऑन. एवरीबडी इज ओके अबाउट दिस? प्रिज्म छोटा होना इन सब एंगल्स को भी छोटा बना देता है. डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? रिप्लाई कीजिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए. कैन आई मूव फॉरवर्ड? आर यू रेडी फॉर द फॉर्मूला? ठीक है. मेरा सवाल है आप लोगों से, स्नेल्स लॉ आप लोगों को लगाना आता है क्या? स्नेल्स लॉ लगाना मैंने आपको सिखाया है क्या? Have I taught you how to apply Snell's law? ठीक है, एक और बार हो जाए. एक और बार जरा मैं अपनी नॉलेज आपको देता हूं. गलती इस बार इधर जितना समझना है, जितनी बार रिपीट करके लेना है ले लो.
एग्जाम में गलती करके मेरा इज्जत का फालूदा मत करना, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहां पे हिट करता है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपका एमर्जेंट रे है, उसके बाद आपका नॉर्मल, उसके बाद आपका नॉर्मल। एंगल बनाने का वक्त आ चुका है। मैं यहाँ पे एमर्जेंट वो एक्सपेक्टेड पाथ नहीं बना रहा हूं, सीधा यहाँ पे एंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये होगा एंगल आई, ये होगा एंगल R1, R2 और R, ठीक है। ये होगा आपका एंगल ए, और अज्यूम करिए कि ये आपका थिन प्रिज्म है। दिखने के लिए थिन प्रिज्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि मैं थिन प्रिज्म बनाऊं और ऐसा बनेगा थिन प्रिज्म। तुम्हें समझ में आएगा ऐसे डायग्राम में मैं ऐसा बनाऊंगा थिन प्रिज्म, ये होता है थिन प्रिज्म। बनाओ इसमें, ऐसा ऐसा दिखता है थिन प्रिज्म, बनाओ। इसमें क्या हमें एंगल मार्क करने आएगा? नहीं आएगा, बराबर है। तो मैंने बनाने के लिए प्रिज्म बड़ा बनाया है, पर कृपया करके आप दिमाग में ऐसा अजम्पशन रखें कि ये हमारा थिन प्रिज्म होगा। तो आप अभी खुद ही सोचिए कि अगर प्रिज्म इतना पतला होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनमें बनने वाले एंगल भी तो छोटे होंगे। अब तो आपको इस बात पे यकीन आ रहा होगा कि इनमें बनने वाले एंगल भी छोटे होंगे। देखो प्रिज्म कितना छोटू सा है, इस वाले प्रिज्म पे ध्यान दो, जस्ट लुक एट दिस प्रिज्म, है ना। एंगल छोटू होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको स्नेल्स लॉ लगाना है तो आप स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे, ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। बाहर हवा है, तो आप बाहर Na लिखिए, अंदर आप प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पकड़िए, बाहर वापस हवा है, आप Na लिखिए। मैं लगाने जा रहा हूं स्नेल्स लॉ ए बी वाले फेस पे, और फिर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा ए सी वाले फेस पे। जिन लोगों को पता नहीं है कि स्नेल्स लॉ कहां और कब लगाया जाता है, उन लोगों के लिए नॉलेज, जब भी एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस पे टकरा के उस सरफेस के अंदर चले जाती है तो हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। फिर वापस आपकी रे ऑफ लाइट आप देख रहे हो टकराती है एक सरफेस पे और फिर वापस बाहर निकल जाती है, तो आपकी रे ऑफ लाइट दो सरफेस से टकरा रही है। पहले वो टकरा रही है सरफेस ए बी से, और फिर वो टकरा रही है सरफेस एसी से। तो हम यहां पे भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे, हम यहां पे भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका, पहले एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, जैसे आपने Na लिखा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बनने वाले एंगल का साइन, साइन आई, आप देख सकते हैं एंगल आई हवा में बन रहा है, इक्वल टू साइन डालिए। अगला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखिए, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बनने वाला एंगल साइन R1। इस वाले सरफेस के लिए लिखते हैं, n से शुरुआत करते हैं, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसमें बनने वाला एंगल R2 है, तो साइन R2। बाहर हवा, और हवा में बनने वाला एंगल इज E। आपका स्नेल्स लॉ तैयार है। समझा कि नहीं समझा? चेक कर लो। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं रेगुलरली उनको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं 4 लेक्चर के बाद तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इफ यू आर कंटिन्यूअसली रिवाइजिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई थिंक मैंने लेंस मेकर्स पढ़ाते वक्त आपको स्नेल्स लॉ सिखाया था, हाँ या ना? चेक कर लो अच्छे से।
डन। अमन पठान, बच्चे बच्चे साइन आई बाय साइन आर से रट्टा मारते हैं। अभी आप बच्चे नहीं रहे, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आगे हो, ठीक है? तो अभी हम बड़े हो गए ना, तो हम बड़े हो गए तो हम ऐसे याद रखेंगे, कभी गलत नहीं हो गया आप अगर आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है? डन है, ठीक है? ओम ओम कर रहे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन आई बराबर n टाइम्स साइन r1, n बराबर na बराबर 1, गायब कर दिया। यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, n साइन r2 बराबर साइन e, यहां से भी na गायब कर दिया। इसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है, साइन i के जगह पे हम सिर्फ i लिख सकते हैं, n वैसे का वैसा, r1 साइन r1 की जगह पे सिर्फ r1 लिख सकते हैं। यहां पे साइन e की जगह पे सिर्फ e लिख सकते हैं, n साइन r2 की जगह पे सिर्फ r2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको अभी पावर मिली, क्योंकि ये प्रिज्म बहुत छोटा है, तो हमने अभी सीखा ना, साइन आई की जगह पे आई, r1 की जगह पे साइन r1 की जगह पे r1, साइन r2 की जगह पे r2 और साइन ई की जगह पे e। अब हमारा कल का फॉर्मूला उठा के लाओ, I प्लस ई इज a प्लस डेल्टा, बराबर I की जगह पे पुट करो n टाइम्स r1, E की जगह पे पुट करो n टाइम्स r2 बराबर a प्लस डेल्टा, ठीक है? यहां से n आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा r1 प्लस r2 बराबर a प्लस डेल्टा। r1 प्लस r2 को हम a बोल सकते हैं, बचेगा a प्लस डेल्टा। थोड़ा इसको अच्छे से लिखो, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू na। क्योंकि हम डेल्टा में इंटरेस्टेड हैं, na ये उस तरफ चले जाएगा माइनस ए, डेल्टा a को कॉमन ले लो, n माइनस 1। आपका फाइनल फॉर्मूला हाजिर है। तैयार? ये क्या है? क्या निकाला आपने ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? दिस इज एंगल ऑफ deviation for thin prism। थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला एकदम बच्चों वाला है, बच्चों वाला। अमन पठान, बेटा माइनस में मल्टीप्लिकेशन में है कि आप यहां से ए और ए कैंसिल करोगे, यहां पे प्लस साइन नहीं दिख रहा आपको, यहां से ए और ए कैंसिल करोगे, बीच में प्लस साइन है, फिर भी जब कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है तब कैंसिल होता है ना बेटा। ऊपर से देख लो, सबसे पहले ये वाला स्टेप देखो, फिर ये वाला स्टेप देखो, उसके बाद एंगल का अप्रोक्सीमेशन देखो, साइन आई की जगह पे आई, फिर हम उठा के लाए हमारा कल का फॉर्मूला, आई की जगह पे n टाइम्स r1, ई की जगह पे n टाइम्स r2, अभी अभी निकाला ऊपर से, सिर्फ उठा के पुट कर दिया,
नेक्स्ट स्टेप में n कॉमन, R1 प्लस R2 की जगह पे a कल पढ़ा था, थोड़ा रीशफल किया, इसको LHS में लिखा, इसको RHS में लिखा, फिर सिर्फ a को उस तरफ लेके गए, a को कॉमन लिया, आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार। कितने लोग के दिमाग में बैठा? कम ऑन, सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये फॉर्मूला है थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डिविएशन। प्रिज्म बहुत पतला है, ऐसे पतले प्रिज्म पे आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली उसका डिविएशन एंगल निकालने के लिए। प्लीज भूलिए मत, जो n आपको यहां पे दिख रहा है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कृपया इस बात को याद रखें। सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे, फटाफट फटाफट सबका रिप्लाई आना चाहिए, हाँ या ना में आना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। डन है, डन है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज रिवाइज करना, प्लीज रिवाइज करना, वरना अभी तक से कंफ्यूजन बिल्डअप हो चुका होगा दिमाग में। पर अगर कल के 3-4 पीडीएफ एक साथ लेके, जब तक पेन और पेपर लेके नोट बनाते नहीं बैठोगे, तब तक नहीं समझ में आएगा कि हमने एक ही लेक्चर में या 2-3 लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि डेल्टा एम मतलब क्या होता है और थिन प्रिज्म मतलब क्या होता है। कंफ्यूजन लेवल बढ़ता जाता है। तो पेन और पेपर लेने का और बैठ के चारों पीडीएफ के खुद से नोट बनाने का और फॉर्मूले एक टाइम पे लिखने का, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी बात मान के रखो। डन। बढ़िया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जन के साथ, या फिर अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक से हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई, थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर वापस चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। बढ़िया, आई होप आपको आज का लेक्चर समझा रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, बाय।